चलिए देखिए, रिएक्शन विद हैलोजेंस, कौन से नंबर की रिएक्शन है ये? 5। रिएक्शन विद हैलोजेंस X2, रिएक्शन विद X2। तो जो भी अल्कलाइन मेटल है सारी की सारी वे X2 के साथ रिएक्ट करती हैं और सॉल्ट बनाती हैं MX2 टाइप का। तो लिखिए, हाँ हाँ, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विद X2 all alkaline earth metals reacts with X2 to form MX2 ठीक है। तो यूजुअली जो बेरिलियम के कंपाउंड हैं वे कोवेलेंट है नेचर में, है ना। तो इसमें लिखिए, BeCl2 इज कोवेलेंट इन नेचर। BeCl2 इज कोवेलेंट इन नेचर। ये फैन चला दो और एग्जॉस्ट बंद कर दो। BeCl2 इज कोवेलेंट इन नेचर, full stop. It exists in polymeric form. क्योंकि अगर वो पॉलीमेरिक बनाता है तो ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो देखिए, जो BeCl2 है वो आपने जनरली ऐसे देख ली होगी इसकी स्ट्रक्चर। ये ऐसे नहीं है, है ना। ये आपका इस तरीके से है, BeCl, फिर आपका यहाँ पे Cl, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इस तरीके से फिर आपका BeCl, BeCl और Cl, ये तो सब कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पर होता क्या है, इस B के पास ये एम्प्टी p ऑर्बिटल है, ये एम्प्टी p ऑर्बिटल है, क्योंकि हाइब्रिडेशन उसकी अभी क्या है, sp2 है, तो उसके पास 2 p ऑर्बिटल एम्प्टी है। ऐसे इसके पास ये p ऑर्बिटल एम्प्टी है, ये p ऑर्बिटल एम्प्टी है, ये एम्प्टी है और आपका ये एम्प्टी है ना। लेकिन क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, क्लोरीन के पास तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन से इधर की साइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाता है। क्या आ जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाता है। ये आ जाता है इधर, ऐसे यहाँ पे इधर, ऐसे यहाँ पे आपका इधर। फाइनली आप इसे देखें तो यहाँ पर भी आपको ये BeH2 टाइप का केस दिखेगा, है ना। यहाँ पर भी आपको क्या दिखेगा, BeH2 टाइप का केस दिखेगा। लेकिन ये अगर आप इसको देखें, पूरे सिस्टम को, इसको अगर आप देखें, लेकिन ये वो नहीं है। ये आपका 3 सेंटर हैं और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्ली यूज हुए हैं। ये आपका 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन टाइप बॉन्ड है। ये कंबाइंड पूरा जो ग्रीन है वो एक माना जाएगा। तो ये आपका 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन टाइप का बॉन्ड बोला जाता है। इसको देखे नहीं, बनाना बॉन्ड बेसिकली 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले को बोला गया है ना। तो वो लिखिए इसमें,
नेक्स्ट देखिए 6, कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स कार्बोनेट्स जो भी एल्कलाइन मेटल हैं वो कार्बोनेट बनाती हैं MCO3 टाइप का। लिखिए ऑल द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स form carbonates of type MCO3। नेक्स्ट लिखिए थर्मल स्टेबिलिटी। तो BCO3 कम स्टेबल है, फिर आगे जाते हुए स्टेबिलिटी बढ़ती है। जो भी यहाँ पर सॉल्ट हैं उनमें यूजुअली एक को छोड़कर आगे उसकी चर्चा करेंगे, लगभग स्टेबिलिटी सब में नीचे आने पर बढ़ती है। BCO3 उससे ज़्यादा स्टेबल है, MgCO3 एंड सो ऑन। ठीक है, पूरा ऑर्डर बनाइए ये। अब यहाँ पर वो कहता है कि देखिए अब यहाँ पर जो कार्बोनेट हैं ये +2 -2 टाइप के सिस्टम के हैं, है ना। एल्कली मेटल में वो +1 -2 टाइप के थे। तो यहाँ पर क्योंकि +2 -2 टाइप के हैं उसकी वजह से ये थर्मली काफ़ी स्टेबल हैं। आप किसी चीज़ को हीट करेंगे टूट तो वो जाएगा, है ना, टूट तो वो जाएगा। या फिर अगर वो नहीं टूटेगा तो फिर वो क्या होगा। यहाँ पर वो लिखता है इसमें, जानिए कि एक्सेप्ट BeCO3 ऑल कार्बोनेट्स आर यूजुअली स्टेबल टुवर्ड हीट। इसका क्या मतलब है? स्टेबल टुवर्ड हीट। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिए एक्सेप्ट BeCO3 all the other carbonates are usually stable toward heat। stable towards heat। क्या मतलब है इसका? मान लो आप उसे गर्म कर रहे हो, मान लो Na2CO3 है, वो टूट जा रहा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना। मान लो BeCO3 है, वो टूट जा रहा है मान लो 200 पे, वो भी टूट जा रहा है। MgCO3 का क्या होगा? आपको ये लग रहा होगा MgCO3 400 पे टूट जाएगा, 500 पे टूट जाएगा, टूटना तो पड़ेगा उसको। मतलब सर ऑक्साइड तो बनाती है, टूट के कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड हीट करता है। इसका मतलब वही है कि बहुत रिलेटिवली हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही होगी इसमें, और ये आसानी से थोड़ा बहुत 100-150 पे हीट किया तभी टूट गया। इस तरीके से कुछ सीन होना चाहिए यहाँ पे, है ना, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट तो बनते ही हैं। लिखिए रिएक्शन लिखिए BeCO3 एरो के ऊपर हीट का साइन, BeO सॉलिड प्लस CO2 गैस। उसी तरीके से बाकी हैं, बस बाकी जो हैं वे रिलेटिवली हाईयर टेम्परेचर पर हो रहे होंगे। मान लो ये 100 डिग्री पे हो रहा है तो वो 300, 400, 500 पे हो रहे होंगे इस टाइप से। तो नेक्स्ट आगे चलेंगे नाइट्रेट्स। उसमें लिखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म नाइट्रेट्स ऑफ टाइप MnO3 whole twice।
नाइट्रेट्स ऑफ टाइप MnO3 उसका होल ट्वाइस। नेक्स्ट लिखिए थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, अगेन स्टेबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ेगी, तो लिखिए स्टेबिलिटी इंक्रीजेज फ्रॉम BeNO3 ट्वाइस टू BaNO3 ट्वाइस। स्टेबिलिटी इंक्रीजेज फ्रॉम BeNO3 ट्वाइस टू BaNO3 ट्वाइस। ऑर्डर लिख लीजिए, नीचे ऑर्डर लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए नाइट्रेट आयन का जो साइज है वो रिलेटिवली बड़ा होगा और कैटायन का साइज छोटा होगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा स्टेबल टाइप का आयनिक कंपाउंड नहीं है नाइट्रेट वगैरह, ठीक है, तभी तो हीट करने पर टूट जा रहे हैं। वरना तुम अगर जो है MgO को हीट करो वो टूटेगा ही नहीं, ऐसे मेल्ट हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, है ना। ये टूट जाते हैं, टूट के फिर ऑक्साइड बना लेते हैं, क्योंकि फर्दर ऑक्साइड है जो ज़्यादा स्टेबल है। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट ज़्यादा स्टेबल हैं या एल्कली मेटल के, तो क्या आएगा? ज़्यादा स्टेबल हैं। नहीं रुको, एल्कली के ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा छोटे हो जाते हैं ना 2+ में ज़्यादा उनसे। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, लेकिन इस पर चार्ज भी तो 2+ है, तो लैटिस ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, चलिए इसको रहने दीजिए, इसको नहीं लिखते हैं ना। अगला लिखिए हीटिंग इफेक्ट। एग्जैक्ट फैक्टर्स ने ये लिखा है कि एल्कली मेटल के नाइट्रेट से कम स्टेबल हैं क्योंकि M2+ का साइज छोटा है, लेकिन M2+ का चार्ज भी तो ज़्यादा है, तो लैटिस एनर्जी तो उस पर भी तो डिपेंड करती है। साइज छोटा होने से anion ज़्यादा पास आने लगे, लैटिस में रिपल्सन बढ़ने लगा, लेकिन Mg के पास 2+ भी तो है, उससे लैटिस में स्टेबिलिटी वाला केस नहीं देखेंगे, देखना चाहिए ना हमें। तो इसको और थोड़ा देखूंगा मैं, तभी मैं आगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो मुझे बहुत ज़्यादा बनी लगी। नेक्स्ट लिखिए हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर वो कहता है कि जैसे कि एल्कली मेटल के नाइट्रेट टूट के नाइट्राइट बना लेते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनके नाइट्राइट यूजुअली कुछ ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो उसकी वजह से नाइट्रेट से नाइट्राइट बनते हैं और फिर वे फर्दर टूट के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, जैसा लिथियम करता था। तो यहाँ पर ये बनते हैं MnO3 ट्वाइस। इनको जब आप हीट करते हो तो पहले यहाँ पर नाइट्रेट से नाइट्राइट बनते होंगे, लेकिन अगेन उतनी टेम्परेचर पर वो भी स्टेबल नहीं है, तो फर्दर वे ऑक्साइड बनते हैं और वे स्टेबल हैं, तो वही हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर MO ऑक्साइड बने, प्लस आपका ये NO2 गैस और प्लस आपका ये O2 गैस, तो फाइनली आपको ये मिलती है। और ये रिएक्शन लिथियम भी सेम ही रिएक्शन देती है, क्योंकि उसके नाइट्राइट भी स्टेबल नहीं है ना। इसको लिखिए नेक्स्ट नाइट्राइड। एनायन यहाँ पर होता है N ऊपर चार्ज 3- नाइट्राइड। एल्कली मेटल में कौन था जो नाइट्राइड बना पाता था? लिथियम, क्योंकि उसका साइज छोटा है और जो लैटिस बनता है वो फिर इतनी एनर्जी निकाल पाता कि N ट्रिपल बॉन्ड N की एनर्जी को तोड़ सके। यहाँ पर वो बोलता है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे आयन, उन पर 2+ का चार्ज है, साइज में भी छोटे हैं, तो सारे के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स N2 गैस के साथ डायरेक्ट हीट करने पर नाइट्राइड बनाते हैं, ठीक है, और उसमें फिर बोरोन और एल्यूमिनियम बनाते हैं 3A में। तो लिखिए ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बर्न्स इन N2, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बर्न्स इन N2।
bonds in N2, bonds in N2 to give nitride of type M3N2, to give nitrides of type M3N2, M3N2. नेक्स्ट लिखिए हीटिंग, हीटिंग ऑफ नाइट्राइड, हीटिंग ऑफ नाइट्राइड। ये जो नाइट्राइड हैं ये 2+ और 3- टाइप का सिस्टम है, तो इनका जो लैटिस है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। लैटिस स्टेबल है तभी तो N2 का बॉन्ड तोड़ पाया, तो लैटिस इनका हाईली स्टेबल है। तो आप इनको जब हीट करेंगे तो लगभग ये कितने टेम्परेचर पर टूटेंगे? ये हाँ, हीटिंग ऑफ नाइट्राइड लिख रहे हैं ना, क्या टॉपिक हेडिंग लिखा, हीटिंग ऑफ नाइट्राइड। तो ये नॉर्मली नहीं टूट जाते कि 100, 150, 200 पे, ये लगभग 1000, 1200, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर टूटते हैं। सर क्योंकि अगर ये उसको तोड़ के बना रहा है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा तभी तो बना है, तो इसको वापस तोड़ने के लिए आपको फिर मेहनत लगेगी। तो लिखिए ऑल नाइट्राइड्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर ब्रैकेट में लिखिए इन द रेंज ऑफ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, इन द रेंज ऑफ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रैकेट क्लोज, ऑल नाइट्राइड्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर ब्रैकेट के अंदर इन द रेंज ऑफ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, इस रेंज में लगभग होना चाहिए टेम्परेचर ब्रैकेट क्लोज। डिकम्पोज, डिकम्पोज, डिकम्पोज टू गिव, डिकम्पोज टू गिव, टू गिव N2 गैस, N2 गैस। और ये जो रिएक्शन लिखी है आप इसका उल्टा लिख लीजिए, M3N2 हीटिंग, लिए चलिए रिएक्शन ऑफ नाइट्राइड विद वाटर। ऑफ नाइट्राइड विद वाटर। जो भी नाइट्राइड होते हैं वे हीट करने पे N2 गैस रिलीज करते हैं, और अगर उनकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाए तो अमोनिया गैस रिलीज करते हैं। तो लिखिए, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, M3N2, N2 प्लस आपका 6 टाइम्स ऑफ H2O, वाटर के साथ रिएक्शन करने पे बनाते हैं 3 टाइम्स ऑफ MOH ट्वाइस प्लस 2 टाइम्स ऑफ NH3 गैस। सारे नाइट्राइड देते हैं रिएक्शन ये। नेक्स्ट लिखिए थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। Due to very high lattice energy, due to very high lattice energy, these nitrides are thermally stable, are thermally stable and dissociates, and dissociates, and dissociates only at high temperature, and dissociates only at high temperature. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
पेज को वैसे करके लिखेंगे, खाली पेज पे ऐसे करके, है ना, ऐसे इतना वैसे करके लिखना ना भाई, अलग पन्ने पे लिखो ना, वैसे करके अगले पन्ने पे लैंडस्केप में। इसमें जो बहुत सारे कई सारे जो क्वेश्चन हैं वे इनके एल्कली मेटल और एल्काइल मेटल के जो कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, इनकी पानी में सोलिबिलिटी और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इस पर पूछे जाते हैं, है ना। तो हमें अगर ये टेबुलर डाटा में पता है तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, वरना बहुत परेशानी हो सकती है। तो आप यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, कॉलम हमें चाहिए 20, 40, 40 का, है ना। सोलिबिलिटी इन वाटर, इन वाटर, ये हेडिंग रहेगा, है ना। यहाँ पर कंपाउंड, ठीक, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल का, एल्काइल मेटल का, एल्काइल मेटल का। यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप की बात करेंगे। यूजली डाउन द ग्रुप की ही बात की जाती है ना, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज है, ये इंक्रीजेज है, और ये वाला भी आपका इंक्रीजेज है, इंक्रीजेज है। नेक्स्ट है फ्लोराइड, फ्लोराइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इसमें लिखिए, मैं लिखाता हूँ। देखिए सोल्यूबिलिटी को प्रेडिक्ट करना इतना मुश्किल है क्यों? इसमें सबसे जो फैक्टर है जो परेशान करता है वो ये है कि अगर आयन आपके छोटे होंगे, आयन आपके छोटे होंगे तो हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो लगता है कि सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन आयन ज़्यादा छोटे होने पे फिर लैटिस एनर्जी भी उसी प्रोपोर्शन पर ज़्यादा होती है, छोटे छोटे आयन ज़्यादा लैटिस एनर्जी निकलती है। तो जिस फैक्टर से जो फैक्टर हाइड्रोजन एनर्जी को बढ़ाते हैं वही फैक्टर जो फैक्टर हाइड्रोजन एनर्जी को बढ़ाते हैं वही फैक्टर लैटिस एनर्जी को भी बढ़ाते हैं। तो मान लो एक घर है जिसमें कि लोगों की इनकम बढ़ रही है लेकिन खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो सेविंग बढ़ेगी घटेगी? कह नहीं सकते। अगर खर्चा इनकम से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा तो सेविंग घट सकती है, अगर इनकम सेविंग से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी तो सेविंग वो हो सकती है ना। तो सेविंग बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, डिपेंडिंग कौन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है या कौन ज़्यादा तेज़ी से घट रहा है, इस टाइप से, है ना। तो लिखिए यहाँ पर एल्कली मेटल के फ्लोराइड्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ऑर्डर लिखिए LIF से ज़्यादा NAF, उससे ज़्यादा KF, उससे ज़्यादा RBF, उससे ज़्यादा आपका CSF। अब यहाँ पर मैं लिखाया वो हूँ LIF इनसॉल्युबल है, तो इसी में लिखिए आगे, इसी में नीचे लिखिए LIF इज क्वाइट इनसॉल्युबल, LIF इज क्वाइट इनसॉल्युबल इन वाटर। किसकी वजह से, किसकी वजह से क्वाइट इनसॉल्युबल है? हाँ, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, मतलब लैटिस एनर्जी हाइड्रोजन एनर्जी पर डोमिनेट कर रही है, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी ऑफ LIF। अब एल्कलाइन मेटल में एक अलग ही खेल चलेगा। यहाँ पर तो LIF काफ़ी इनसॉल्युबल है और वहाँ पर BeF2 काफ़ी सॉल्युबल है, क्योंकि वहाँ पे BE2 प्लस की हाइड्रोजन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो ओवरऑल हाइड्रोजन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है। तो लिखिए उसमें एल्कलाइन मेटल में फ्लोर उसमें, है ना, BeF2 इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर। नहीं, पूरा जो मैं लिखा रहा वो लिखिए, BeF2 इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर,
ड्यू टू द वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ स्मॉल Be2 प्लस आयन, ड्यू टू द वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द स्मॉल Be2 प्लस आयन। इसी में आगे लिखिए द अदर फ्लोराइड्स फ्लोराइड्स के अंदर ही बी उसमें ही चल फुल स्टॉप हो गया, उसी में अंदर उसी के साथ और लिखिए, अब उसी के साथ नेक्स्ट टाइम लिखिए द अदर फ्लोराइड्स ब्रैकेट के अंदर MgF2, CF2, SrF2 एंड BaF2 ब्रैकेट क्लोज आर ऑलमोस्ट insoluble in water, बहुत कम सोल्यूबल हैं, है ना। बट द सोल्युबिलिटी ट्रेंड इंक्रीजेज फ्रॉम MgF2 टू BaF2, बहुत कम सोल्यूबल है, लेकिन अगर उनमें भी आप देखना चाहते हैं तो MgF2 से BaF2 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो ओवरऑल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप है ये, है ना। तो ओवरऑल क्या निकला, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक। तो आपका ये फाइनली निकला, सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है मतलब BeF2 इस सॉरी उल्टा नहीं ये बन ही नहीं रहा ना, हाँ वो छोड़ो हाँ वो स्टेटमेंट हटाओ, क्योंकि BeF2 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद MgF2 कम है, फिर वो सबसे ज़्यादा है, हाँ तो कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ नेक्स्ट उसमें कॉलम में लिखिए लेफ्ट में क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये बहुत मुश्किल है पकड़ना। तो इसमें ये ऑर्डर आपका आता है LiCl, उससे कम है CsCl, उससे कम है आपका RbCl, उससे कम आपका NaCl, उससे कम आपका KCl, LiBr, उससे कम है NaBr, KBr, RbBr और CsBr, NaI, LiI, KI, RbI और CSI। ये बहुत जिब्रिश डाटा है। NaCl और KCl तो बढ़िया हाँ तो उसमें भी तो ट्रेंड आएगा ना, NaCl से ज़्यादा सोल्यूबल नहीं हो सकता क्या RbCl, तुम उसे मना कर दोगे। 1 लीटर पानी में अगर वो 400 ग्राम घुल रहा है और वो कहने लगे मैं 600 घुलूंगा, तो तुम उसे रोक लोगे। तो ये आपका आता है, ये आपका डिक्रीज डाउन द ग्रुप है, रेगुलर ट्रेंड है इन तीनों में ही, सब में। इसका नहीं है, अरे वो तो वो ऐसा पकड़ नहीं सकते इसमें ऐसा कुछ। कार्बोनेट में चलिए, कार्बोनेट्स एल्कली मेटल्स में इंक्रीज डाउन द ग्रुप और एल्कलाइन्स में डिक्रीज डाउन द ग्रुप। एल्कलाइन अर्थ में डिक्रीज डाउन द ग्रुप। सल्फेट्स
सल्फेट में इंक्रीज डाउन द ग्रुप और एल्काइन्स में डिक्रीज डाउन द ग्रुप। बाइकार्बोनेट्स में इंक्रीज डाउन द ग्रुप और एल्काइन्स में डिक्रीज डाउन द ग्रुप। नाइट्रेट, हाँ, कार्बोनेट में भी वही है, बाइकार्बोनेट में वही है, सल्फेट में भी वही है। नाइट्रेट एल्कली मेटल में इंक्रीज डाउन द ग्रुप, एल्कलाइन अर्थ में डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब यहां पर देखिए पैटर्न, हाइड्रोक्साइड में तो दोनों इंक्रीज डाउन द ग्रुप हैं। फ्लोराइड आपको याद करने पड़ेंगे समझने के, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हैलाइड को आप एल्कली मेटल में नहीं पकड़ सकते, इसमें डिक्रीज द डाउन द ग्रुप है। इनमें बाकी सारे आपके, इसमें अगर आप ध्यान से देखो है ना, इसमें अगर आप फ्लोराइड को छोड़ दो और ये जिब्रिस डाटा छोड़ दो, सारे इंक्रीज डाउन द ग्रुप हैं। इसमें आप हाइड्रोक्साइड को छोड़ दो तो बाकी सारे डाउन द ग्रुप हैं। इतना आपको पैटर्न है, ये पैटर्न आप अगर पकड़ पाते हो तो 50 में से 48 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, इतना ही इसका ये है कि आप समराइज बना के उसको थोड़ा सा दिमाग में भर लो, और इसका बहुत ज़्यादा कुछ आसान नहीं है। नेक्स्ट आपका है थर्मल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आपका है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सोल्ट्स। इसी तरीके से 3 टेबल बनेंगी, यहाँ पर 4 टेबल बनेंगी, 25, 25, 25, 25, और यहाँ पे कमेंट भी आएगा, कमेंट भी आएगा। तो लेफ्ट वाले कॉलम में लिखिए हाइड्रोक्साइड, फिर नीचे लिखिए कार्बोनेट, फिर बाइकार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट। हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स। हो गया? हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, नाइट्रेट। एक और लास्ट में लिखा जाएगा, पूरा पेज नहीं भर लेना। हाँ, सब के सब एल्कली मेटल, एल्काइन मेटल सब इंक्रीज डाउन द ग्रुप है। इंक्रीज 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 10 बार इंक्रीज लिखना है। हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट। आगे ऊपर नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट पहले लिख गया, कार्बोनेट पहले लिख गया, उससे कुछ नहीं है। 5 लिख लिए ना सॉल्ट, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स और नाइट्रेट, सारे इंक्रीजेज हैं डाउन द ग्रुप। ठीक है, कमेंट में लिखिए डाउन द ग्रुप जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि ये सारे के सारे एक से ज़्यादा आयन हुए एटम है इसमें, तो बड़े आयन हैं। तो जैसे जैसे आयन का साइज बढ़ता है, कैटायन का साइज बढ़ेगा और एनायन का साइज तो बड़ा ही है, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो लिखिए बिगर साइज एनायन, बिगर साइज एनायन OH माइनस, कोमा CO3 2 माइनस, कोमा HCO3 माइनस, कोमा SO4 2 माइनस, कोमा NO3 माइनस, form more stable lattice as the size of cation increases, form more stable lattice as the size of cation increases। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो कैटायन का साइज बढ़ता चला जाएगा, लैटिस स्टेबल होता चला जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अब एक और है हाइड्राइड। हाइड्राइड में लिखिए डिक्रीज। पानी की सॉल्युबिलिटी में हाइड्राइड का क्या है, वो इंक्रीज
सोल्यूबल नहीं है तो रिएक्ट कर लेते हैं सीधा, H2 गैस नहीं निकाल देते, हाइड्रोक्साइड नहीं बना लेंगे। हाइड्राइड डिक्रीज तो क्यों होगा ऐसा, क्यों डिक्रीज है? क्योंकि हाइड्राइड आयन छोटा आयन है तो छोटे के ज़्यादा एस्टिमेट, तो इसमें कमेंट में लिखिए स्मॉलर साइज एनायन H माइनस, स्मॉलर साइज एनायन H माइनस फॉर्म मोर स्टेबल लैटिस, फॉर्म मोर स्टेबल लैटिस, फॉर्म मोर स्टेबल लैटिस with smaller size cation, with smaller size cation। ठीक है, इसमें 3 कंपाउंड्स हैं, इसके मैं आपको नोट्स दूंगा। अब शुरू करेंगे बोरोन।